मेटल को तो हम कंप्लीट कर चुके थे और उसके क्वेश्चंस भी लगा चुके थे, और अब हमारी बारी थी किसको लेकर, वो था हमारे पास नॉन मेटल। नॉन मेटल, और नॉन मेटल में हम एक नॉन मेटल को कंप्लीट कर चुके थे जिसका नाम था हाइड्रोजन। क्या नाम था? हाइड्रोजन इसका नाम था। क्लियर है? स्टार्ट करें। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप। हाँ, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अब आ जाओ पढ़ लो, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कार्बन। क्या डालेंगे? कार्बन। मुझे बताएंगे कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है। कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है? कार्बन किस ग्रुप का एलिमेंट है? फटाफट से बताएंगे। अगर कार्बन को लेकर बात करें तो कार्बन जो है हमारे पास किस ग्रुप में आता है? 14वें ग्रुप का एलिमेंट है ना। 14वें ग्रुप में आता है कार्बन। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो सबसे पहले लिखेंगे कार्बन। कार्बन 14th ग्रुप में, 14th ग्रुप का एलिमेंट है। एलिमेंट है। यह एक नॉन मेटल है ना। यह एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएंगे इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक बताना। हाँ, परमाणु क्रमांक बताना क्या होता है? परमाणु क्रमांक आपके परमाणु क्रमांक जो होता है हमारे पास इसका 6 होता है ना। कार्बन का कितना होता है? 6 परमाणु क्रमांक होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो आएगा 2,4। क्या आएगा? 2,4। अब इसको अपने भारी कोष को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएगा? बताइएगा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसको इसको अपने बाह्य कोष को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? तो आप लेंगे इसको अपने भारी कोष को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना। 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एकमात्र ऐसा तत्व है जिसको अपने भारी कोष को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण ये सहसंयोजी बंध बनाता है, और सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला अगर कोई एलिमेंट है वो कार्बन है, और इस गुण को कहते हैं श्रृंखलन का गुण। इस प्रक्रिया को कहते हैं श्रृंखलन की प्रक्रिया। तो आपसे पूछता आवर्त सारणी में श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? वो है कार्बन। रीजन क्या है? एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके भारी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपने कोश को पूरा करने के लिए मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो अपने भारी कोश को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेता हो। ठीक है, चलिएगा। तो आप लिखेंगे यह अपने भारी कोश को पूरा करने के लिए, यह अपने बाहरी कोश को पूरा करने के लिए, कोश को पूरा करने के लिए सहसंयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी बंध बनाकर, बंध बनाकर सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। सबसे ज्यादा यौगिक यानी कंपाउंड बनाता है। यौगिक बनाता है ना। ठीक, आप लिखेंगे हमारे हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के ही है। सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के ही है। के ही, ठीक है ना। अच्छा, कार्बन के कार्बन के कार्बन के इस तरह यौगिक बनाने की क्रिया को, यौगिक बनाने की क्रिया को श्रृंखलन कहा जाता है। श्रृंखलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे श्रृंखलन बोला जाता है। इस तरह इसके यौगिक बनाने के इस गुण को कहा जाता है श्रृंखलन। क्या बोला जाता है? श्रृंखलन बोला जाता है। ठीक है, श्रृंखलन की इस प्रॉपर्टी को कई बार क्वेश्चन पता क्या बना, मैक्सिमम क्वेश्चन यही बना है। जो कार्बन है ना, कार्बन है, वो कार्बन जो है सबसे ज्यादा क्या करता है? सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? श्रृंखलन, है ना। श्रृंखलन की क्रिया कहा जाता है। कार्बन के होते हैं 3 अपर रूप। कितने होते हैं? 3 अपर रूप। आप लेकिन कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप है। अपर रूप है। कौन कौन से 3 अपर रूप है? सबसे पहले पर आता है हमारे पास कौन कौन सा? हीरा। इसके अलावा सेकंड पर आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। और तीसरे पर आता है हमारे पास फुलरिन। फुलरिन। कार्बन के कितने अपर रूप है? 3 अपर रूप है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, है ना। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। चीजों को समझिएगा यहां से किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। आपसे सबसे पहले कहेगा हमें ये बताइएगा कि कार्बन को किस ग्रुप में रखा गया है। तो कार्बन को 14 ग्रुप में रखा गया है। 14 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, एक क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटोलाइट है। तो एक नॉन मेटल का एग्जांपल है, क्योंकि नॉन मेटल को पढ़ रहे हैं, नॉन मेटल है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 4 आएगा। तो इसको अपने कोष को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिसको पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। हमारे दैनिक जीवन में अगर सबसे ज्यादा किसी के यौगिक है, किसी के कंपाउंड है, तो वो कार्बन ही है ना। किस गुण के कारण? श्रृंखलन गुण के कारण। तो इस क्रिया को कहा जाता है श्रृंखलन की अभिक्रिया। ठीक है, और इसके 3 अपर रूप है। पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा हमारे पास फुलरिन। क्या है? फुलरिन है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम एक बार हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, तब आगे की ओर बढ़ेंगे।
चलिए नेक्स्ट, आगे क्यों आइएगा, और हेडिंग डालिएगा क्या, सबसे पहले हीरा। कार्बन का पहला अपर रूप आता है जिसका नाम है हीरा। हीरा मतलब डायमंड, डायमंड यानी हीरा। अगर मैं हीरे को लेकर बात करूं, किसको लेकर, हीरे को लेकर बात करूं, तो यहां से किस तरीके के पॉइंट बनते हैं। सबसे पहला तो ये कार्बन का एक अपर रूप है ना। दूसरा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत आपस में कैसे होते हैं, आपस में बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव नहीं होता है, यानी बेड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि जो हमारे पास कार्बन का अपर रूप है हीरा, है ना, हीरा जो है इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए होते हैं, मजबूती के साथ बंधे हुए, तो इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव अच्छा नहीं होता, इसलिए बैड कंडक्टर है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, जल में एवले है, जल में आप इसे घोल नहीं सकते, कार्बन को घोल देंगे, ग्रेफाइट को घोल देंगे, फ्लोरीन को घोल देंगे, लेकिन आप हीरे को घोल नहीं सकते। हीरे का प्रयोग कांच काटने में, पत्थर काटने में किया जाता है, एक 3D शेप में होता है, और अब तक ज्ञात सभी तत्वों में सबसे कठोर तत्व अगर कोई सा है तो वो हीरा है ना। अगर इसे 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो ये कार्बन छोड़ने लगता है, तो किसका अपर रूप है, ये कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, अपारदर्शी है, मतलब पारदर्शी ठोस है, क्रिस्टलीय रूप है कार्बन का, एकमात्र क्रिस्टलीय रूप कार्बन का कौन सा, वो है हीरा। ठीक, चलिए कौन सा हीरा है, क्लियर है, तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे। सबसे पहले यह है कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। सेकंड आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए होते हैं, मजबूती के साथ बंधे होते हैं, बंधे होते हैं, जिसके कारण, जिसके कारण यह, जिसके कारण यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है। आप लिखेंगे यह ज्ञात तत्वों में, ज्ञात तत्वों में सबसे कठोर है, सबसे कठोर है। आप लिखेंगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग कांच काटने में किया जाता है, कांच काटने में किया जाता है, किया जाता है। इसका प्रयोग आभूषण यानी ज्वेलरी बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग, प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है, किया जाता है। इसकी आकृति 3D होती है, इसकी आकृति, आकृति 3D होती है, 3D होती है। यह कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है, यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, अपर रूप है। ठीक है ना, आप लिखेंगे पारदर्शी ठोस है, कैसा है, पारदर्शी ठोस है। एक नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे, यह पारदर्शी, पारदर्शी ठोस है, ठोस है। यह जल में एवले है, यह जल में, जल में एवले है, यानी घुलता नहीं है, एवले है। आप लिखेंगे इसे, इसे 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, गर्म करने पर कार्बन छोड़ने लगता है, कार्बन छोड़ने लगता है, छोड़ने लगता है। क्या छोड़ने लगता है, कार्बन छोड़ने लगता है। क्लियर है, तो यहां तक की चीजों को लिखेंगे, किसको लेकर बात है, सारी की सारी हीरे को लेकर है ना, सारी की सारी हीरे को लेकर। मैं एक बार रिपीट करता हूं, सबसे पहला कार्बन का अपर रूप है, ठीक है, कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है, 3D शेप होती है। ठीक है, इसका ये सबसे ज्ञात तत्वों में सबसे कठोर है, इसलिए इसका प्रयोग कांच काटने में किया जाता है। 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो कार्बन छोड़ने लगता है। इसके अलावा इसको लेकर बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव अच्छे से नहीं होता है। ठीक है, ये सारे के सारे किसके गुण हैं, ये सारे के सारे हीरे के गुण हैं। ठीक है, तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे सभी को, फिर बात करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है ग्रेफाइट। कौन सा था, ग्रेफाइट आता है, यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर ग्रेफाइट को लेकर बात करेंगे। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है, वो धातु है, धातु मेटल। डायमंड क्यों चमकता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्यों आएंगे, हेडिंग डालेंगे ग्रेफाइट, हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को लेकर बात करें तो सबसे पहली चीज ग्रेफाइट जो होता है
इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतनी मजबूती के साथ नहीं बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव बहुत अच्छे से होता है। यह कार्बन का एक ऐसा अपरूप है या फिर ऐसी नॉन मेटल है जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव बहुत अच्छे से होता है। क्लियर है? अच्छा, इसका प्रयोग हम जो जूतों की पॉलिश है ना उसमें करते हैं। इसका प्रयोग हम पेंसिल की निब बनाने में करते हैं। जो पेंसिल के अंदर की जो निब होती है उसे बनाने में करते हैं। कच्ची पेंसिल आपने देखी उसमें यूज करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास शुष्क सेल होते हैं, ड्राई सेल होते हैं, उसके इलेक्ट्रोड को बनाने में इसका यूज किया जाता है। कौन सा? ग्रेफाइट है। एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है और किसी में भी चमक नहीं होती। और किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। ठीक है, तो एक बार पॉइंट बनाकर सारी की सारी प्रॉपर्टी लिखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे इसमें क्या? आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट बनाकर यह कार्बन का एक अपरूप है। यह कार्बन का अपरूप है। अपरूप है। सेकंड लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन मजबूती के साथ नहीं बंधे होते हैं। नहीं बंधे होते हैं जिसके कारण यह ऊष्मा और विद्युत का ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक है। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखेंगे इसी में थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है मेटल है जिसमें चमक होती है जिसमें चमक होती है जिसमें चमक होती है। इसके अलावा आप लिखेंगे इसका प्रयोग जूतों पर की जाने वाली जूतों पर की जाने वाली पॉलिश का पाउडर बनाने में किया जाता है। पाउडर बनाने में किया जाता है। इसके अलावा आप लिखेंगे इसका प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। पेंसिल बनाने में किया जाता है। आप लिखेंगे इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा लिखेंगे इसका प्रयोग ड्राई सेल की इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग ड्राई सेल के इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। यहां तक की चीजों को नोट डाउन करेंगे। हाँ, लेड पेंसिल है। लेड पेंसिल जो होता है बेसिकली उसमें लेड नहीं होता, ग्रेफाइट होता है ना। लेड पेंसिल में बेसिकली लेड नहीं बल्कि ग्रेफाइट ही होता है जिसे आप लेड बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है लेड पेंसिल में कितने प्रतिशत लेड होता है, तो लेड पेंसिल में 0% लेड होता है और उसमें होता है 100% ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको रिपीट करा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा ये क्या है? किसका प्ररूप है? कार्बन का प्ररूप है ना। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मजबूती के साथ नहीं बंधे हुए होते हैं। जब मजबूती के साथ नहीं बंधे हुए हैं तो सीधी सी बात है किसका अच्छा चालक होगा? ऊष्मा का भी अच्छा चालक होगा, है ना, और विद्युत का भी अच्छा चालक होगा। दोनों का क्या है? गुड कंडक्टर है ऊष्मा और चालक का। ऊष्मा और यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक है ना। एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है जिसमें चमक पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जूतों पे जो पॉलिश की जाती है उसका पाउडर जो है वो किससे बनाया जाता है? ग्रेफाइट से बनाया जाता है। हमेशा ग्रेफाइट से नहीं, मतलब इसका यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। इसका प्रयोग पेंसिल जो होती है पेंसिल है ना, लेड पेंसिल, वो बनाने में किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है लेड पेंसिल में कितने परसेंट लेड होता है? फिर से बता रहा हूं 0% लेड होता है, उसमें ग्रेफाइट का ही यूज किया जाता है ना। नाभिकीय रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है किसके रूप में? मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में, है ना। और जो हमारे पास ड्राई सेल होती है, ड्राई सेल उनके इलेक्ट्रोड बनाने में इसका यूज होता है। ड्राई सेल के इलेक्ट्रोड बनाने में इसका यूज होता है। क्लियर है? तो यहां तक लिखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में 6 पॉइंट इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिएगा एक बार यहां तक लिखेंगे फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला आता है हमारे पास फुल रिंग।
फुलरीन। अगर फुलरीन को लेकर बात करें तो फुलरीन ये भी कार्बन का पररूप है ना, और इसकी आकृति होती है हेक्सागोनल टाइप की, ठीक है। इसकी आकृति हेक्सागोनल यानी फुटबॉल के आकार की होती है। कैसी होती है? फुटबॉल के आकार की होती है। और इसका मेनली यूज जो किया जाता है, जो रिचार्जेबल सेल होते हैं ना, जैसे आप अपनी घड़ी में सेल डालते हो, रिचार्जेबल घड़ी के सेल तो खैर खराब हो जाते हैं, रिचार्जेबल सेल मतलब जो रिचार्ज होकर दोबारा लग जाते हैं वो वाली सेल, उन सेल को बनाने में फुलरीन का यूज किया जाता है। इसका फुलरीन का यूज किया जाता है, ठीक। तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे यह एक कार्बन का अपर रूप है, यह एक कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, ठीक है ना। आप लिखेंगे इसकी आकृति, इसकी आकृति हेक्सागोनल यानी फुटबॉल के आकार की होती है, के आकार की होती है। आप लिखेंगे इसका प्रयोग, इसका यूज रिचार्जेबल सेल बनाने में किया जाता है, इसमें किया जाता है, रिचार्जेबल सेल बनाने में किया जाता है, ठीक है। यहां तक लिखेंगे, फिर आगे क्यों पढ़ेंगे। यहां तक दिक्कत समस्या है तो एक बार पूछो। फोन की बैटरी ले लो, या फिर जो हम माइक यूज करते हैं उसमें भी सेल लगते हैं, वो भी रिचार्जेबल होते हैं। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास नॉन मेटल में, वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, अच्छा बताओ फॉस्फोरस को किस ग्रुप में रखा गया है, किस ग्रुप में फॉस्फोरस को रखा गया, फटाफट से बताइए। फॉस्फोरस को किस ग्रुप में रखा गया है? रिचार्जेबल सेल का मतलब क्या होता है? 18 साल एज इसलिए रखी गई है किसी भी एग्जाम की तैयारी, मिनिमम एज 18 क्यों मांगते हैं, मुझे क्यों मांगते हैं? बहुत बढ़िया, 15 में ना, 15वें ग्रुप में रखा गया है। तो आप लिखेंगे इसे, यह क्या है, यह एक नॉन मेटल है। सबसे पहले यह एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, इसे 15वें ग्रुप में रखा गया है। किस ग्रुप में रखा गया है? 15वें ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। किस में रखा है? 15वें ग्रुप में रखा गया फॉस्फोरस को। और फॉस्फोरस के 3 टाइप होते हैं। आप लिखेंगे फॉस्फोरस 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का फॉस्फोरस होता है। कौन कौन से 3 प्रकार है? सबसे पहला प्रकार आता है इसमें हमारे पास, इसका नाम है रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस 3 प्रकार के इसके टाइप होते हैं, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसे डिनोट किससे किया जाता है, तो इसे पी से डिनोट किया जाता है। रेड फॉस्फोरस को लेकर बात करें, रेड देखिएगा, फॉस्फोरस जो है ना वैसे जहरीला होता है, व्हाइट और ब्लैक जो है वो जहरीले होते हैं, रेड जहरीला नहीं होता है, ठीक है। रेड को लेकर बात करें, इसका प्रयोग माचिस के तिल्ली के ऊपर जो आपने लेप देखा होगा, माचिस बनाने में इसका यूज किया जाता है रेड फॉस्फोरस का। एक तो माचिस में हो गया, माचिस के ऊपर कवर पर भी फॉस्फोरस लगा हुआ होता है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है फॉस्फोरस का, ठीक है। अच्छा, व्हाइट फॉस्फोरस को लेकर बात करें, जहरीला होता है, इसके अलावा CO2 में घुल जाता है। इसके अलावा इसको लेकर बात करें तो यह सूर्य के प्रकाश में रखने पर सिंदूरी लाल रंग देता है, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस। ब्लैक को लेकर बात करें, यह भी जहरीला होता है। इसके 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप है? एक है अल्फा ब्लैक फास्फोरस और एक है बीटा ब्लैक फास्फोरस, ठीक है। और इन्हें टी से डिनोट किया जाता है। तो एक बार इसे लिख लेंगे, पॉइंट नंबर 4, इसे पी से दर्शाया जाता है। इसके अलावा लिखेंगे आप, इसे इसे पानी में सुरक्षित रखा जाता है, पानी में सुरक्षित रखा जाता है, कहां पर रखा जाता है? पानी में सुरक्षित रखा जाता है। किसको? फॉस्फोरस को। इसके 3 टाइप में जो पॉइंट है जरूरी वो लिखेंगे। जैसे सबसे जरूरी पॉइंट कौन सा बनता है? सबसे जरूरी पॉइंट बनता है रेड फॉस्फोरस को लेकर, आप लिखेंगे यह जहरीला नहीं होता है, जहरीला नहीं होता,
नहीं होता। और इसका यूज किस में किया जाता है? इसका यूज माचिस बनाने में किया जाता है। इसका यूज माचिस बनाने में किया जाता है, में किया जाता है, किया जाता है। किसका? ये हमारे पास है रेड फास्फोरस। ठीक है, अगर बात करें व्हाइट फास्फोरस को लेकर, तो व्हाइट फास्फोरस जो होता है आप लिखेंगे ठीक है। अगर बात करें किसको लेकर, व्हाइट फास्फोरस को लेकर बात करें, तो व्हाइट फास्फोरस जो है आप लिखेंगे यह जहरीला होता है, यह जहरीला होता है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट, आप लिखेंगे जहरीला होता है, यह कार्बन में घुल जाता है, कार्बन में घुल जाता है, घुल जाता है। आप लिखेंगे सूर्य के प्रकाश में, यह सूर्य के प्रकाश में, ये प्रकाश में सिंदूरी लाल रंग देता है, सिंदूरी लाल रंग देता है। कैसा रंग देता है? सिंदूरी लाल रंग देता है। इसके अलावा बात करें ब्लैक फास्फोरस को लेकर, आप लिखेंगे यह भी जहरीला होता है, यह भी जहरीला होता है। और ये दो टाइप का होता है, अल्फा और बीटा। यह दो प्रकार, अल्फा व बीटा होता है, प्रकार का होता है, अल्फा और बीटा प्रकार का होता है। ठीक, आप यहां तक की चीजों को याद रखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले आप एक बार समझेंगे इस चीज को, है ना। हाँ, सबसे पहली चीज आप क्या याद रखेंगे? आप ये याद रखेंगे, इसमें सबसे पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे, जो हमारे पास फास्फोरस होता है सबसे पहला तो एक नॉन मेटल है ना। कभी कभी क्लासिफिकेशन के लिए दे देता है मेटल है नॉन मेटल, तो एक नॉन मेटल है। ठीक है, किस ग्रुप में रखा गया है? 15 ग्रुप में रखा गया। हर एक नॉन मेटल का ग्रुप याद होना चाहिए, है ना। इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? रेड, व्हाइट एंड ब्लैक फास्फोरस। इसे पी से डिनोट किया जाता है और इसे सुरक्षित रखा जाता है कहां पर? वाटर यानी पानी में, है ना। इसके अलावा रेड फास्फोरस को लेकर बात करें, तो रेड फास्फोरस जो है तीनों फास्फोरसों में से जहरीला नहीं होता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है ना किसमें किया जाता है? माचिस बनाने में। अगर जहरीला होता तो माचिस नहीं बनाई जा सकती थी, क्योंकि बच्चे इसके मुंह में डालते, यूज करते, मर जाते। जहरीला नहीं होता। व्हाइट फास्फोरस को लेकर बात करें, जहरीला होता है, ये कार्बन में घुल जाता है और ये सूर्य के प्रकाश में रखने पर सिंदूरी लाल रंग देता है। जैसे सिंदूर का रंग होता है ना। अब किसी को सिंदूर का कलर नहीं पता होगा तो नौकरी के बाद सब कुछ पता चल जाएगा, सिंदूर का भी और चीजों का कलर भी। ठीक है, इसके अलावा ब्लैक फास्फोरस को लेकर बात करें, यह भी जहरीला होता है और ये दो प्रकार का होता है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। यहां तक की चीजों को नोट डाउन करेंगे, फिर आगे की पढ़ेंगे। चलिए, अरे वेट है, सिंदूर के अलावा और क्या? बस सिंदूर के अलावा बहुत चीजें जिनकी चीजें पता होना चाहिए। सिंदूर के अलावा क्या? सिंदूर तो सब देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला फास्फोरस तक हो गया, अगली हेडिंग डालेंगे। ये कुत्ते हैं ना, क्या बताऊं, कुत्ते एक नंबर के हैं। इस टाइम इसे इतना याद आता है अपनी गर्लफ्रेंड की कि लगातार भूकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला अगला आता है हमारे पास ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। कौन सा था? ऑक्सीजन आता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन को लेकर बात करें, सबसे पहली चीज तो ऑक्सीजन का ग्रुप कौन सा मुझे बताएंगे। ऑक्सीजन का ग्रुप कौन सा? ऑक्सीजन को लेकर बात करें तो ऑक्सीजन जो है ना, क्या है ऑक्सीजन? बहुत अच्छी है। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में सेकंड लार्जेस्ट गैस है। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस भी ऑक्सीजन है। सभी जीवधारियों में भोजन पचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आग लगाने में ऑक्सीजन सहायक होती है, बिना ऑक्सीजन के कभी भी आग नहीं लग सकती है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। आप कहेंगे कैसे? आप देखो, कभी आग लग रही हो और उसके ऊपर आप कपड़ा ढक दो तो आग बुझ जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन बंद हो जाती है तो आग बंद हो जाती है, यानी आग जलाने में सहायता करती है ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ठीक, क्लियर है। एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे, किस ग्रुप में रखा गया ऑक्सीजन को? 16। आप लिखेंगे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल है, मेटल है। आप लिखिए इसे 16 ग्रुप में रखा गया है, इसे 16 ग्रुप में रखा गया है, रखा गया है। इसके अलावा आप लिखेंगे हमारे शरीर में, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, पाई जाती है। इसके अलावा आप नेक्स्ट लिखेंगे, यह आग जलाने में सहायक होती है, यह आग जलाने में सहायक होती है, सहायक होती है।
आप लिखेंगे सभी जीवधारियों में भोजन पचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सभी धारियों में भोजन पचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 6 बनाकर लिखेंगे। जैसे मैं सांस लेना और सांस छोड़ने को लेकर बात करूं, जैसे ठीक है, जैसे सांस लेना ऐसे सांस लेना, और दूसरा था सांस को छोड़ना, सांस छोड़ना कैसे? ऐसे सांस लेने में हम किसको लेकर करेंगे? सांस लेने में हम नाइट्रोजन को लेते हैं, और कितनी लेते हैं? 78% लगभग नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को लेकर बात करें तो लगभग 21% ऑक्सीजन लेते हैं, और CO2 को लेकर बात करें तो 0.03% हम क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं जब हम सांस लेते हैं। और जब सांस छोड़ते हैं तो हम नाइट्रोजन कितनी छोड़ते हैं? जितनी लेते हैं उतनी छोड़ते हैं, यानी 78%। यानी हमारे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी नाइट्रोजन की कोई जरूरत नहीं है। O2 को लेकर बात करें तो O2 लगभग 16% छोड़ते हैं, बाकी की जो 4 से 5% है वो खाने के दहन में यूज होती है। और CO2 को लेकर बात करें तो वो कितनी छोड़ते हैं? 3 से 4% क्या छोड़ते हैं? CO2 को छोड़ते हैं। क्लियर है? इसीलिए जरूरी होती है हमारे किसमें? सभी जीवधारियों में भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां तक की चीजों को लिखेंगे, क्या क्या पॉइंट बनते हैं उन्हें समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है? सबसे पहला तो नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। 16th ग्रुप में रखा गया है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा यही पाई जाती है, और वायुमंडल में सेकंड सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है ना। इसी वायुमंडल में पाई जाने वाले मिक्सचर को ही तो हम सांस में लेते हैं। तो पहले पर 78% पाई जाती है नाइट्रोजन, दूसरे पर ऑक्सीजन लगभग 21% और CO2 लगभग 0.03%। लेकिन आप कहेंगे आग जलाने में सहायता करती है, बिना इसके कभी भी आग नहीं जल सकती। और ये भोजन को पचाने में सहायता करती है सभी जीवधारियों में। कैसे? जब हम सांस लेते हैं तो 78% उसमें नाइट्रोजन लेते हैं, 21% क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और CO2 0.03% लेते हैं। लेकिन जब छोड़ते हैं तो उसमें 78% हम नाइट्रोजन छोड़ते हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन का हमारे रेस्पिरेशन में कोई यूज नहीं है। आप कहेंगे लेते क्यों हैं? क्योंकि हमारे वायुमंडल में मिक्सचर है। अब मिक्सचर हम सांस लेंगे तो पूरा का पूरा अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा पूरा का पूरा अंदर, है ना। तो इसके अलावा अब हम कितनी ले रहे हैं ऑक्सीजन? 21 छोड़ कितनी रहे? 16। 4 से 5% यूज होगी, बिना इसके कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो आप कहेंगे 3 से 4% हम CO2 छोड़ते हैं। 3 से 4% क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ने का काम करते हैं। क्लियर है? यहां तक दिक्कत समस्या है? एक बार मुझे बताइएगा। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन का ही कंपाउंड आता है ओजोन। ओजोन किसका कंपाउंड है? ऑक्सीजन का ही कंपाउंड है। एक बार ओजोन के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हेडिंग डालेंगे ओजोन। क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे ओजोन। ओजोन, ठीक है। अगर हम ओजोन को लेकर बात करें, सबसे पहली चीज ओजोन को लेकर क्या है? सबसे पहली चीज आप लिखिए ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, O3। आप लिखिए इसे O3 से प्रदर्शित किया जाता है। O3 से प्रदर्शित किया जाता है, आप लिखेंगे यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। बनी होती है। ऑक्सीजन जो ओजोन परत है वो कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में। आप लिखेंगे ओजोन परत हमारे समताप मंडल में होती है। हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसके अलावा आप लिखेंगे ओजोन परत CFC व नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंडों के द्वारा क्षतिग्रस्त हो रही है। क्या हो रही है? क्षतिग्रस्त हो रही है। आप लिखिए ओजोन परत की मोटाई डॉप्शन में नापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्शन में नापी जाती है। क्लियर है? यहां तक की चीजें एक बार नोट डाउन करें। ठीक, तो एक बार आप सिंपल सी चीज समझिएगा। मैंने जो आपको बताया, सबसे पहला ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, है ना। O3 इसका मतलब ये 3 एटम से मिलकर बनी होती है ऑक्सीजन के। ओजोन लेयर होती है जो हमारे समताप मंडल में होती है, जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। लेकिन आजकल ये क्षतिग्रस्त हो रही है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड जो निकलते हैं जेट यानों से।
उसके द्वारा क्षतिग्रस्त हो रही है, जिसके कारण कैंसर भी बढ़ रही है ना? इसके अलावा इसकी मोटाई को नापा जाता है डॉप्शन में, है ना? किसमें नापा जाता है? इसकी मोटाई को नापा जाता है डॉप्शन में। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। यह 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है ना? किसके 3 परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ये कहां पर होती है? समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है ना? ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। आज के लिए क्षतिग्रस्त हो रही है किसके द्वारा? CFC और नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंडों के द्वारा। और इसकी मोटाई जो है किसके द्वारा नापी जाती है? डॉप्शन में। डॉप्शन इसकी इकाई है मोटाई नापने की, किसकी? ओजोन लेयर की। फ्रिज फ्रिज की AC से निकलता है, और भी कई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चीजें जिनसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। AC है, फ्रिज है ना? बहुत चीजें हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक की चीजें? एक बार मुझे बताएंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, कल आपका नॉन मेटल कंप्लीट हो जाएगा, है ना? नॉन मेटल आपका कंप्लीट हो जाएगा कल। क्लियर है? चलिएगा आगे की ओर बढ़ेंगे, और दिल्ली पुलिस वाले बच्चे थोड़ा सा गौर करेंगे। आपकी सुबह जो क्लास है जियोग्राफी की, ठीक है, उसमें आप एक काम करेंगे, आप उसमें थोड़ा जो आपके चैप्टर मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई थी ज्योग्राफी में, उनकी क्वेश्चन के उन चैप्टर्स को याद करके आएंगे। आप एक दो चैप्टर एक्स्ट्रा करके आइएगा, सुबह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना? चलिए, जो मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई थी, जो चैप्टर छोड़े थे, उनको याद करके आएंगे सुबह वाली क्लास में, ठीक है? फिर मत कहना बताया नहीं, सरप्राइज टेस्ट दे दी। जैसे आप ट्राइब्स करके आएंगे, पूरी ट्राइब्स, है ना? कल पूरी ट्राइब्स करके आएंगे, और हो सके तो एयरपोर्ट्स करके लाना, है ना? एयरपोर्ट कर लाना, ठीक है? ट्राइब्स और एयरपोर्ट करा दी हो तो एयरपोर्ट करके आना, ठीक है? चलिएगा, हम मानते हैं कि आपने PhD बायोलॉजी में किया, नहीं नहीं, दूसरे वे में कह सकते हो, ठीक है? चलिए, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। और कैसे हैं आप सभी, एक बार बताएंगे? बैक स्लाइड लगा दी जाए जी। रश्मिका मंदाना, बिल्कुल लगाई जाए। और बताओ कैसे हो आप? 3-3 घंटे मेरा सामना करना पड़ता है आपको दिन में, बताओ, एक तरीके से अपराध हो रहा है आपके साथ। हाँ, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे ट्राइब्स, एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे, इनको अच्छे से करके आओगे, अच्छे से जिसे कहते हैं, ठीक है? कल सुबह प्रैक्टिस होगी, ध्यान रखना। ज्योग्राफी की क्लास शाम में, परसों मंडे से स्टार्ट कर देंगे, शाम में देखेंगे अभी, है ना? अपने बारे में कुछ बताइए, क्या बताया जाए अपने बारे में, पूछो। चलिए, है ना? चलो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, कल मिलेंगे। मैथ रीजनिंग भी आप करा, तो मैं फारसी उर्दू ना पढ़ाने लगूँ तुमको? डाडो होचो जो सब्जेक्ट है, बाकी को उन्हें भी पढ़ा देता हूँ। ख्याल रखिएगा अपना, है ना? कल मिलते हैं। एक बार NH1 को बताना, क्या NH1 में क्या बताना है? पूरी को ले से जोड़ता है।